तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। तो हम इसमें अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है ना कर रहे थे। ये इसमें हमने किया था टीचर एजुकेशन इन इंडिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसमें हम कर रहे हैं कि मतलब जो टीचर एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री में मतलब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, क्या क्या कैसे क्या हुआ, बट ओनली इन इंडिया। ओके, ये इसमें हमने किया था कि मतलब इसमें हमने टीचर एजुकेशन को डिफाइन किया था और फिर हमने इसमें किया था वही हमने जो भी हमने इंग्लिश में किया था वो भी उसके सेम टू सेम मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। और फिर ये हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन में सिर्फ ना कि जो टीचर एजुकेशन है सिर्फ वही है कि जो हम बीएड एमएड के ड्यूरिंग टाइम पे सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब हम सर्विस में चले जाते हैं तो इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू भी जो हम टीचर एजुकेशन के थ्रू जो है ना कुछ नॉलेज लेते हैं, जिससे हमें क्लास का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और रजिस्टर वगैरह और जो मतलब फैमिलियर हो जाता है इन्वॉल्वमेंट से, वैसा कुछ इसको सिखाया जाता है। और फिर हमने देखा था कि इन सर्विस में भी देखा था हमने कि मतलब इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होती है, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर बनने के बाद हमें अपनी स्टडी छोड़ देनी होती है। उसके बाद भी हमें ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम जब तक हम टीचर बने हुए रहते तब तक हमें पढ़ना रहता है। हमें अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए इसके लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट है वो भी जैसे वो है ना सेमिनार करवाती है और भी चीज़ें करवाती है, जिसमें जो टीचर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है। देखो जो जून वाले मंथ होते हैं तब स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं, उन दिनों में भी जो टीचर है ना स्कूलों में जाते हैं, मतलब किसी उनकी सेमिनार वगैरह होते हैं, कोई प्रोजेक्ट होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए उनके ड्यूरिंग मतलब उनके थ्रू उनको जो है ना टीचर एजुकेशन में उनकी डेवलपमेंट की जाती है। और ये हमने देखा इन सर्विस के लिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमने फिर देखा था कि मीनिंग क्या होता है टीचर एजुकेशन का। ठीक है, मतलब इन 3 स्टेजेस के बाद हमने देखा कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि जो प्री सर्विस में ही टीचर एजुकेशन होती है, 3 स्टेज पे टीचर एजुकेशन होती है, प्री सर्विस, इंडक्शन प्रोग्राम एंड पोस्ट सर्विस, यानी कि इन सर्विस, यानी कि सेवा में आ जाने के बाद। फिर उन तीनों को कंबाइन करके कंक्लूड करके एक डेफिनेशन आई जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी कल। ठीक है, अपने पार्ट 1 में हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं, वो वीडियो आप अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर इसमें मैंने यूँ का यूँ हिंदी में ट्रांसलेट किया और ये हमने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में जो आया, उसने टीचर एजुकेशन के लिए जो है ना क्या क्या रिफॉर्म दिए थे, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे वो हमने डिफाइन किए। और ये हम 16 पेज पे आए हुए थे और हम सीधा उस पे चलते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे बच्चों को रोट लर्निंग से दूर रखना है, जो टीचर है वो नॉलेज को बच्चों को ये ना समझे कि मतलब जो नॉलेज है वो एक एक्सटर्नल थिंग्स है, वो बच्चों के द्वारा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसको बच्चे मतलब जो है ना लेते हैं लगातार। मैं 16 पे ही आ जाती हूँ सीधा ही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बहुत अच्छे से कल कराया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकती हैं। ओके, इज इट 16? यस, दिस वन इज 16 पेज। टू इंगेज टीचर्स विद चिल्ड्रन, ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टू इंगेज टीचर्स विद चिल्ड्रन इन रियल कॉन्टेक्स्ट रादर देन टीच देम अबाउट चिल्ड्रन थ्रू थ्योरी अलोन। इसमें बोला गया है कि जो टीचर है ना, ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि टीचर को इस तरह से इंगेज किया जाए, इस तरह से संलग्न किया जाए बच्चों के साथ कि वो बच्चों को ना रियल कॉन्टेक्स्ट में टीच करे, ना कि सिर्फ बच्चों को थ्योरीज वगैरह रटवाता रहे। ठीक है, इट शुड हेल्प देम अंडरस्टैंड द साइको सोशल एट्रीब्यूट्स एंड नीड ऑफ द लर्नर। जो ये है ना इट शुड हेल्प, मतलब जो ये हमारा टीचर एजुकेशन है वो टीचर्स को हेल्प करे कि वो बच्चों के साइको सोशल एट्रीब्यूट्स को समझ पाए। मनोसामाजिक जो उनके गुण होते हैं, उनकी माइंड से रिलेटेड, उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनका माइंड कैसा हो जाता है, वो होते हैं साइको सोशल एट्रीब्यूट्स। जैसी उनकी सोसाइटी होती है, उनको जो माइंड का लेवल है, थिंकिंग लेवल है, वो भी वैसा ही होता है। यू कैन कंपेयर द टू चिल्ड्रन, वन इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम इंडिया। आप देख सकते हैं उनका जो साइको सोशल एट्रीब्यूट है दोनों का बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। ओके, एंड नीड ऑफ द लर्नर, और जो टीचर है वो क्या कर सके,
उनकी अंडरस्टैंड कर सके कि एक पर्टिकुलर एज में बच्चे की नीड क्या होती है, बच्चे की इंटरेस्ट क्या होते हैं। देखो आपने देखा होगा जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे इंटरेस्ट चेंज हो जाते जाते हैं, हमारी नीड अलग हो जाती है। हम 8th क्लास तक, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें मार्क्स अच्छे आ जाए, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपना एक गोल डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, जैसे किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करना, मतलब गोल डायरेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि एक टीचर को समझना चाहिए बच्चे की नीड क्या है, उनके अकॉर्डिंग बच्चे को जो है ना लर्निंग दे। देर स्पेशल एबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और बच्चों की जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके क्या गुण होते हैं, उनको भी समझ पाए। प्रेफर्ड मोड ऑफ कॉग्निशन, ए प्रेफर्ड मोड ऑफ कॉग्निशन, मोटिवेशन, लर्निंग रिजल्टिंग फ्रॉम होम एंड कम्युनिटी सोशलाइजेशन। ये कहते हैं प्रेफर्ड मोड ऑफ कॉग्निशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये रिजल्ट होता है हमारे होम का, हमारी कम्युनिटी के सोशलाइजेशन का, हमारे जो समुदाय के अंदर हमारे जो समाजीकरण होता है। देखो हम है ना, हम जिस भी समाज में रहते हैं उस समाज से हमें कुछ इम्बाइब आते हैं कि हमें अपने समाज में क्या करनी है, अपने इज्जत बनानी है, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीनी है। तो उससे यानी कि कम्युनिटी के सोशलाइजेशन से हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हमें एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीनी है, और इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं कि कल को हम कोई जॉब ग्रैब कर ले, ठीक है, ऐसा कुछ। लर्निंग रिजल्टिंग फ्रॉम होम एंड कम्युनिटी सोशलाइजेशन, जो लर्निंग होती है ना, मोटिवेशन होता है, जो कॉग्निशन होता है, ये किसके रिजल्ट होते हैं, ये हमारे कम्युनिटी में सोशलाइजेशन के रिजल्ट हैं। हमारा जो भी मोटिवेशन लेवल है दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर कम्युनिटी सोशलाइजेशन। ओके, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं हमारे वैसे ही मोटिवेशन लेवल हो जाते हैं, और वैसे ही हमारे जो है ना एम एंड ऑब्जेक्टिव भी हो जाते हैं। अगर आप अमेरिका में रहते होते तो आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव कुछ अलग होते, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ की कम्युनिटी अलग है, तो आपका सोशलाइजेशन भी उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने हिंदी में नहीं होगा ट्रांसलेट किया। अध्यापकों को बालकों के साथ इस प्रकार से संलग्न करना, जो NCFTE है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि अध्यापकों को बालकों के साथ इस प्रकार से संलग्न करना कि वे बालकों को वास्तविक पदार्थ का ज्ञान दें, न कि बजाय केवल सिद्धांतों से, न कि केवल सिर्फ सिद्धांतों का। वास्तविक संदर्भ का क्या मतलब है, रियल कॉन्टेक्स्ट में टीच करना, ठीक है। एक तो मेरे को एक बात बताओ, एक बच्चे को ये बोल दिया जाए कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है, एक फेमिनिन होता है, और एक ये होता है, तो मतलब एक तो बच्चे को ये दिखाया जाए और एक बच्चे को सिर्फ थ्योरी रटवा दी जाए, तो दोनों में क्या है, जो रियल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को नॉलेज मिल रही है वो उसकी एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। इसलिए बोला गया कि रियल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को जो है ना टीच किया जाए। अध्यापक बालकों की मनोसामाजिक गुणों को समझे, बच्चों के जो साइको सोशल है ना उन एट्रीब्यूट्स को समझे, बालकों की आवश्यकता को जाने, उसकी विशेष आवश्यकताओं को जानने, उनके संज्ञान को जानने में सहायता करता है। जब बच्चों की हम विशेष आवश्यकता को जानते हैं ना, तो उससे हमें बच्चों के संज्ञान के बारे में भी जो है ना नॉलेज हो जाती है कि बच्चे का माइंड कितना वर्क करता है। वह जाने की अभिप्रेरणा और अधिगम बालक के परिवार व समुदाय में समाजीकरण का परिणाम है। ये आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इनका क्या है, ये हमारा है कि जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि ब्रॉडन द करिकुलम, कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उनके करिकुलम को ब्रॉडन किया जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो टीचर हैं उनके करिकुलम को ही ब्रॉडन किया जाए, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके भी करिकुलम को ब्रॉड किया जाए, बड़ा किया जाए, व्यापक किया जाए। टू इंक्लूड डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ नॉलेज, broaden the curriculum to include different tradition of knowledge, educate teachers to connect school knowledge with community knowledge and life outside the school। इसमें बोला गया है कि करिकुलम को ब्रॉड किया जाए, कि ज़रूरी है जो जिस थ्योरी वाला पार्ट है उतना पढ़ाया और चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर हमारे जो डिफरेंट ट्रेडिशन है उनकी नॉलेज को भी डाला जाए, ठीक है। एजुकेट टीचर्स टू कनेक्ट स्कूल नॉलेज, और जो एजुकेट टीचर्स को इस तरह से एजुकेट किया जाए, जो हमारे BEd MAd में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको इस तरह से टीच किया जाए, उनको इस तरह से एजुकेट किया जाए कि वो कल को जब बच्चों को पढ़ाएं तो स्कूल वाली नॉलेज को, जो बुकों में लिखी हुई होती है ना नॉलेज, उसको बोलते हैं स्कूल की नॉलेज को, कम्युनिटी की नॉलेज से कनेक्ट करे। क्या करे, कम्युनिटी की नॉलेज से वो कनेक्ट करे उससे। एंड लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि जो स्कूल से बाहर की दुनिया ना उसको हम उनके साथ मतलब जोड़ करके बच्चों को जो है ना पढ़ाएं, ऐसा बोला गया। और
इसमें विभिन्न परंपराओं से संबंधित ज्ञान को स्कूल व अध्यापक के शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़कर उसका विस्तार करे, यानी कि उसको ब्रॉडन करे। अध्यापकों को स्कूली ज्ञान को समुदाय के ज्ञान से व विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ने की शिक्षा प्रदान करना, ये उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कि अध्यापकों को चाहिए कि स्कूल के ज्ञान को समुदाय के ज्ञान से और जो विद्यालय के बाहर का ज्ञान है उसके साथ कनेक्ट करके तब वो टीच करे। ठीक है, ये क्या है, अब देखो टू हेल्प टीचर्स, ये क्या कहता है कि जो टीचर्स है ना, टू हेल्प टीचर्स, यानी कि NCFT कहता है कि हमारा इसका उद्देश्य ये है कि टीचर्स को वो हेल्प करे, अप्रिशिएट द पोटेंशियल of hands-on experience as a pedagogical medium both inside and outside the classroom and work as integral to the process of education। ये कहता है कि मतलब टीचर को ना, टू हेल्प टीचर अप्रिशिएट द पोटेंशियल ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस, जो बच्चों के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो वो करके सीखते हैं, यानी कि एक्टिविटी से जो सीखते हैं, वो उनको अप्रिशिएट किया जाए। मतलब टीचर को हेल्प करनी है उन चीज़ों की प्रेज करने में जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चे लेते हैं, उनकी टीचर प्रेज करना सीख जाए। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ऑन, जो बच्चों के अंदर पोटेंशियल होता है, जो कैपेसिटीज़ होती हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की, एज ए पेडागोजिकल मीडियम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। ये एक पेडागोजिकल मीडियम होता है, मतलब शिक्षा शास्त्र का एक माध्यम होता है। कौन, जब हम अप्रिशिएट करते हैं किसी बच्चे के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के पोटेंशियल को। ठीक है, ये क्या है, एक पेडागोजिकल मीडियम होता है जिससे हम क्लास के अंदर की और बाहर के जितने भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड वर्क एज ए इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और ये हमारा अप्रिशिएशन है, ये काम करता है एजुकेशन के एक समन्वित कार्य के रूप में। मतलब कि अब बोलने का मतलब ये है कि एजुकेशन में जब तक अप्रिशिएशन नहीं होगा तो बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। और अप्रिशिएट किस चीज़ को किया जाए, जो अच्छी चीज़ें, और अच्छी चीज़ें क्या हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है तो क्या कर रहा है बच्चे, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहा है। उन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को हम क्या करें, उनको प्रेज किया जाए, ऐसा इसमें बोला गया है। यानी कि अध्यापकों को समझाना कि विद्यार्थी द्वारा कक्षा के अंदर या बाहर व्यवहारिक अनुभव, यानी कि जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, व्यवहारिक अनुभव की सराहना करना, ये अध्यापकों को समझाना है। ठीक है, उनकी सहायता करनी है कि किस तरह से उनकी जो है ना प्रेज की जाए, करना एक शैक्षणिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। अध्यापकों को ये बात समझाना कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा के अंदर या बाहर व्यवहारिक अनुभवों की सराहना करना एक शैक्षणिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह सराहना बालकों की शिक्षा प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। जो हम बच्चों की सराहना करते हैं ना, ये एजुकेशन की जो प्रोसेस है ना, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, कभी ना अलग होने वाला एक हिस्सा होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। टू टीच ट्रेनिज टू रिकंसेप्चुअलाइज सिटीजनशिप एजुकेशन इन टर्म ऑफ ह्यूमन राइट एंड अप्रोचेस ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी। इसमें बताया गया है जो हमारे ट्रेनिज है ना, उनको टीच किया जाए, उनको सिखाया जाए कि जो रिकंसेप्चुअलाइज द सिटीजनशिप एजुकेशन, जो हमारी नागरिक शिक्षा है, उसको रिकंसेप्चुअलाइज किया जाए, इसको पुनः संकल्पना, एक अलग संकल्पना बननी चाहिए। जो पहले संकल्पना होती थी वो सिर्फ मतलब वहाँ का नागरिक है, ये सिर्फ सिटीजनशिप एजुकेशन यही नहीं होती है, बल्कि जो सिटीजनशिप एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए कि ह्यूमन के राइट क्या हैं, मतलब कि ह्यूमन के क्या राइट हैं, एंड अप्रोचेस ऑफ द क्रिटिकल पेडागोजी। और ये भी सिखाना चाहिए कि क्रिटिकल पेडागोजी जो हमारा जो हम आलोचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र होता है उसकी क्या अप्रोच है। मतलब कि क्रिटिकल पेडागोजी का मतलब है कि हम जो अभी हमें पेडागोजी दी गई है उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें हम कि भी ये चीज़ ठीक है। मान लिया जाए किसी ने बोल दिया कि बच्चों को प्ले वे मेथड से टीच करो, तो हम उसका क्रिटिकल पेडागोजी समझे कि भी इससे टाइम ज़्यादा लगता है, बच्चों को थोड़ा ज्ञान एक बहुत ज़्यादा लंबे समय में मिलता है। यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी को समझे, उसकी आलोचनात्मक, उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों तरफ के पक्ष हैं ना, उन दोनों को समझ पाए। अदरवाइज मान लिया जाए एक टीचर को सिर्फ प्ले वे मेथड बता दिया जाए कि ये बता दिया जाए प्ले वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या फिर एक्टिविटी बेस्ड मेथड सबसे अच्छा है। अब हमारे पास सिलेबस है इतना,
इतनी मोटी मोटी बुक के बच्चों को पढ़ानी है। अगर हम हर एक चीज़ को एक्टिविटी मेथड से करवाने लग गए तो साल निकल जाएगा, 3 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होने वाली, बुक भी कंप्लीट नहीं होने वाली। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब के जो भी पेडागोजी के अंदर वो जो टीचिंग मेथड होते हैं वो सारे सही होते हैं। उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना टीचर को सिखाना होता है, ठीक है। टू टीच ट्रेनिंग्स टू रिकंसेप्ट सिटीजन एजुकेशन इंटरव्यू फ्रॉम ह्यूमन राइट एंड अप्रोचेज ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी। जो क्रिटिकल पैडागोजी है वो क्या होती है, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र के अंदर मेन मीनिंग मेथड होते हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें देखना। फिर ये देखना कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी चीज़ें जो है ना अच्छी काम आएंगी, ठीक है, अच्छे से जो है ना मिलजुल के काम करेंगी, ठीक है। अब देखो हर एक मेथड के अपने नेगेटिव पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन हमने 2 या 3 मेथड को कंबाइन करके हम एक के जो नेगेटिव चीज़ें उनको दूर कर सकते हैं, दूसरे की पॉजिटिव चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। एम्फेसाइज इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन, और टीचर को ये सिखाया जाए कि किस तरह से इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के ऊपर एम्फेसाइज करे। अगर एक टीचर इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियसनेस है तो ऑटोमेटिकली उसके बच्चे भी उस इन्वायरमेंट के प्रति ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदा जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उसके प्रति कंसर्निड है, तो क्या होता है उसकी बातों में वो बातें आ ही जाती हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी बात करें तो हमारे किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड बात करें, अगर हमें उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बतानी है तो हम अपने वाले से जोड़ के बताते हैं, मतलब टीचिंग से रिलेटेड। क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, हम इसके प्रति कंसर्नेड होते हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज है। ऐसे ही अगर एक टीचर को इन्वायरमेंट के प्रति नॉलेज है तो वो बच्चों को भी मतलब उसके प्रति कंसर्नेड कर ही देता है, ठीक है। और ये बताया गया है लिविंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ एंड विद नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। वो हर एक लिविंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ, अपने आप में मतलब सामंजस्यपूर्ण जीवन स्थापित करें नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। जो हमारा नेचुरल और सोशल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी ये वगैरह होते हैं, एंड सोशल इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें हमारे रिलेशनशिप है, भाई बहन, और ये जो रिलेशनशिप होते हैं, टीचर का एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप, ये क्या है, इस सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। इनको भी हम समझें, हम समाज में बुराइयां ना फैलाएं, ठीक है। इस तरह से मतलब टीचर को ये सब चीज़ें भी सिखानी होती है। अब देखो वर्डों से क्या है, वर्डों को तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के मतलब नहीं पता तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। एक टीचर इसकी टीचिंग लाइन में आने का सोशल इन्वॉल्वमेंट का मतलब भी क्या, प्रमोट पीस, एक टीचर को सिखाना कि वो पीस को यानी कि शांति को बढ़ावा दे। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, मतलब कि ज़िंदगी का एक जो लोकतांत्रिक तरीके से जीने का उसको क्या मतलब होते हैं वो मायने पता हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलरिज्म एंड केयरिंग वैल्यूज़। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होते हैं उनके क्या मायने हैं, जैसे इक्वालिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, सेक्युलरिज्म है और केयरिंग वैल्यूज़ है। इनके प्रति क्या हो, एक उनको क्या करना है, टीचर्स को टीच करना है, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स को, कि मतलब मीनिंग क्या है इनका, ठीक है। ये मैंने यूँ का यूँ हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। भावी अध्यापक यानी कि ट्रेनीज, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको नागरिक शिक्षा को फिर से मानव अधिकार और आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण के संदर्भ में परिभाषित करना सिखाना। साथ ही वे पर्यावरण व इसके संरक्षण पर बल दें। उन्हें सिखाएं कि वे अपने व प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ सद्भाव यानी कि तालमेल बनाए रखें, हार्मनी बनाए रखें। वे शांति को बढ़ावा दें। उन्हें जीवन के लोकतांत्रिक तरीके व संविधान के मूल्य जैसे समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ देखभाल करने वाले मूल्यों के बारे में सिखाया जाना जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है NCFTE का। और इसमें प्रोवाइड द ड्यू प्लेस फॉर इवेल्युएशन ऑफ एटीट्यूड, मतलब एक ड्यू प्लेस यानी कि एक उचित स्थान प्रदान किया जाए किसको, इवेल्युएशन ऑफ एटीट्यूड, बच्चों के एटीट्यूड का, उनकी वैल्यू का, जो उनके डिस्पोजिशन होते हैं, उनकी जो आदतें होती हैं, उनकी हॉबीज़ होती हैं, उनका इवोल्यूशन का मतलब इवेल्युएशन नहीं है, ये इवोल्यूशन का एक उचित स्थान प्रदान किया जाए कि
इवोल्यूशन ऑफ एटीट्यूड, जो रुचि होती हैं, जो मूल्य होते हैं, जो हमारे डिस्पोजिशन होते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, हॉबीज़ होती हैं, इनका किस तरह से इवोल्यूट किया जाए, इनको मतलब बढ़ाया जाए। देखो इवोल्यूशन का क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ के डेवलपमेंट होना ही इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और इन चीज़ों को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, एटीट्यूड को, वैल्यू को। देखो किसी बंदे का जब हम बीएड में एडमिशन लेते हैं तो हमारे एटीट्यूड, हमारी वैल्यूज़ कुछ अलग होती हैं, हमारी हैबिट अलग होती हैं, लेकिन जब हम बीएड कंप्लीट करने के बाद जाते हैं तो एटीट्यूड हमारा कुछ अलग हो जाता है। हमारा टीचिंग को देखने का जो नज़रिया पहले होता था वो बदल चुका होता है। पहले हम क्या सोचते हैं, देखो जब बीएड नहीं किए होते हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि जो टीचर स्कूल में आता है उसको सब कुछ आना चाहिए, और जो है ना, जो टीचर मतलब पढ़ के पढ़ाते हैं वो अच्छे नहीं होते, उनको कुछ नहीं आता होता। लेकिन जब हम बीएड कर लेते हैं तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हमें पता होता है कि मतलब कि टीचिंग के दौरान थ्रू आउट लाइफ हमें पढ़ना होता है, और हमें पढ़ के पढ़ाना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमें कल को आता तो हमें आज भी आता है। हम ह्यूमन हैं, भूल सकते हैं हम भी, ठीक है। तो हमें पढ़ के पढ़ाना ये कोई गलत बात नहीं होती, इनके हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ एटीट्यूड, ये सब चीज़ें इन एडिशन टू द कंसेप्चुअल एंड पेडागोजिकल एस्पेक्ट थ्रू एप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव पैरामीटर। ये इन एडिशन टू द कंसेप्चुअल एंड पेडागोजिकल एस्पेक्ट, जो हमारे कंसेप्चुअल और पेडागोजी, जो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव पैरामीटर पे जो है ना उनका इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कल को वो कितने बेहतर थे और आज कितने बेहतर हो गए हैं, ठीक है। इनका भी क्या होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इनके इवोल्यूशन का एक उचित स्थान मिलना चाहिए, ड्यू प्लेस, ठीक है, ड्यू प्लेस मिलना चाहिए। देखो ये मैंने यूँ हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया आप लोगों के लिए। आप हिंदी वाले बच्चों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अध्यापकों को उनकी अभिरुचि, मूल्यों, स्वभाव, आदत, शौक का क्रमागत विकास करने के लिए उचित स्थान मिले, यानी कि टीचर्स अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए उन्हें उचित एक स्थान मिले। इसके साथ ही अध्यापकों को गुणात्मक व मात्रात्मक रूप से संकल्पनाओं व शिक्षा शास्त्र संबंधी पहलुओं का विकास करने को उचित स्थान मिले, यानी कि जो हमारा करिकुलम है टीचर एजुकेशन का, उसमें हमें ड्यू प्लेस मिलना चाहिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। गुणात्मक व मात्रात्मक रूप से संकल्पनाओं व शिक्षा शास्त्र संबंधी पहलुओं का विकास करने को उचित स्थान मिले, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखो ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा हमने क्या किया है, एनसीईआरटी किया है। इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने किया था टीचर एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने की, ठीक है। और इसमें आज हमने अपने क्या कर दिए हैं कंप्लीट, इसमें हमने कर दिए हैं अपने एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चल रहा है इन इंडिया, ओके। और मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, प्लीज़ स्ट्रेस मत लिया करो, ठीक है। मज़े से पढ़ो ना, पढ़ना ही तो है, पढ़ो तो मज़े से पढ़ो। देखो मंजिल मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है, और आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम यहाँ अपनी ड्यूटीज़ पूरा करने के लिए आए हैं। जो भी होता है एवरीथिंग इज इन आवर डेस्टिनी, बट वी हैव टू वर्क फॉर आवर फ्यूचर, ओके। आई होप समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, बट आई विल नॉट बॉदर यू, इट्स अप टू यू। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट आई टुक ऑल दिस टाइप ऑफ कंटेंट फ्रॉम ईपीजीपी पाठशाला। मतलब मैंने ये सारा कंटेंट ईपीजीपी पाठशाला से लिया है, बट देर इज़ एवरीथिंग इन इंग्लिश मीडियम। वहाँ पे सारा इंग्लिश मीडियम में ही ये लिखा हुआ है। इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन लिसनिंग वीडियो इन इंग्लिश and you can understand the video of English medium, you can go there and listen all those video, okay, and watch this video. वहाँ पे हमारा क्या है, ईपीजीपी पाठशाला है ना, एक ऑथेंटिक है। वो एमएचआरडी, इन्फिबलेंट और एमएचआरडी तीनों ने मिलके, मतलब उन तीनों के सहयोग से वो काम हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे जो कंटेंट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब एक बात बताओ, आपने क्या देखा है, एक टीचर जो पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में वही अपने एग्जाम में देता है। ऐसे ही जब हमारा यूजीसी ने और इन सब ने मिलके कंटेंट दिया है तो नेट में भी एग्जाम में वहीं से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ईपीजीपी पाठशाला पे जाओ, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी। और वहाँ से ये कंटेंट बिल्कुल इंग्लिश में आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो वहाँ से, और हिंदी में चाहिए तो मैंने यहाँ पे
आप लोगों को ट्रांसलेट करके दे ही दिया है, और मैंने आपको आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया भी है। और अगर आपको लगता है कि मैंने एफर्ट्स किए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए वैसे चैनल, और ना भी करोगे तो फिर कुछ मेरा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। ओके, और आई होप, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय फ्रेंड्स।